जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो एक तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होने वाली है। आज का जो डिस्कशन है वो भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात ये कि हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है और ये किस चीज़ को देखते हुए रैंक देता है, इंडिया ने इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए हुए हैं और इंडिया के पास चैलेंजेस क्या क्या है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GCI। इसे ITU के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और सबसे बड़ी जो बात है, भारत ने इसमें 10वां रैंक प्राप्त किया है पूरे विश्व में, जो कि भारत को 100 नंबर में से 97.5 नंबर मिले हैं। तो अगर हम आगे का देख लें कि भारत के आगे के जो कौन कौन सी कंट्रियां हैं जो भारत से आगे हैं, तो पहले नंबर पे है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है वो इंग्लैंड है और सऊदी अरबिया है, तीसरे नंबर पे है वो जो इस्टोनिया है, चौथे नंबर पे साउथ कोरिया, सिंगापुर और स्पेन है, पाँचवें नंबर पे रशिया, UAE और मलेशिया है, छठे नंबर पे लिथुआनिया है, सातवें नंबर पे जापान है, आठवें नंबर पे कनाडा है, नौवें नंबर पे फ्रांस है और फिर फाइनली 10वें नंबर पे है वो हमारा भारत है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 79 है, मतलब क्या बोलते हैं 79। और जो चाइना का रैंक है वो 33 है। तो चाइना अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरह से देखता है, बट साइबर सिक्योरिटी में अगर उनकी रैंक बोले तो भाई साहब वो तो अलग ही 33 रैंक है, 33 रैंक पे है चाइना। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सुपर IT फील्ड में इंडिया एक सुपर पावर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम ITU की बात कर लेते हैं तो ITU का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड और जिनेवा 2 जगह पे है। और जो ITU की स्थापना है वो 1865 ईस्वी में की गई थी। सोचो कि आज से 155 साल पहले है वो ITU की स्थापना की गई थी, जब हमारे देश को आज़ादी भी नहीं मिली थी, तब उसके पहले की ही है। और इस बार का जो संस्करण आया है, जो इस बार एडिशन आया है वो 4th एडिशन है। ITU ने 4th एडिशन जो है वो प्रेजेंट किया है। और जो पहला जो संस्करण आया था वो 2014 में आया था। जो 2018 में तीसरा संस्करण आया था उसमें भारत का जो रैंक था वो 47 था। और इस बार का रैंक मैंने आपको बताया कि 10वां रैंक है। तो सोचो भारत ने कितना 37 रैंक ऊपर आया है भारत एक ही बार। तो अगर हम बात कर लें कि जो ग्लोबल साइबर इंडेक्स है वो कौन कौन सी फील्ड को देख के बनाया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें देखी जाती है एक देश में, उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो पहला जो है वो है लीगल मेजर्स, जिसका मतलब होता है जो कानूनी उपाय है उसको देख के बनाया जाता है। दूसरा जो है वो है टेक्निकल मेजर्स, जो कि तकनीकी उपाय है उसको देख के इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तीसरा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, मतलब जो संगठनात्मक उपाय है उसको देख के। चौथा जो है वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब क्षमता विकास को देख के। और जो लास्ट और पांचवा है वो है कोऑपरेशन को देख के, मतलब सहयोग को देख के इस रिपोर्ट का तैयार किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके इन सबको। तो पहले हम बात कर लेते हैं कानूनी उपाय के बारे में। तो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे जो किसी भी देश का जो कानूनी संस्था है या उसका जो ढांचा है वो किस तरह से तैयार हुआ है। जैसे हर एरिया में, लोकल एरिया से लेके और जितने भी बड़े एरिया में है, सब में जो ये कानूनी ढंग से इसको क्या बोलते, जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको कैसे तैयार किया जाता है ताकि एक आम इंसान के लिए ये हेल्पफुल हो, जिसकी वजह से कि एक लोकल पर्सन के लिए भी जो साइबर क्राइम है अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट पहले तो ये देखा जाता है कि ना हो, अगर हो रहा है तो उसके लिए कितनी लोकलिटी अवेलेबल है। दूसरा जो मैंने बताया वो बताया आपको तकनीकी उपाय। तो तकनीकी उपाय को देख लेते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि कोई देश तकनीकी संस्था और ढांचा उसका कैसा है। जैसे तकनीकी संस्था का ये मतलब हुआ कि जैसे कोई एक जो देश है वो किसी अगर दूसरे देश पे मान लो अटैक कर रहा है तो वो कितने तरह से सिक्योर है कि वो उस अटैक को झेल सकता है या उसे उस अटैक को अपने देश को बचा सकता है। तो ये देखी जाती है। अगर हम तीसरा बात करें, मैंने बताया था संगठनात्मक उपाय के बारे में, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी देश जो है वो कितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है इसके ऊपर, या फिर ये एजुकेशन में कितना ज़्यादा, कितने लोगों को जैसे एजुकेशन के फील्ड में सिखाया जाता है, उसके बाद जो कितने जो लोगों हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, या तो स्टूडेंट हो कितने ज़्यादा उनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। और जो प्रोफेशनल, जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है और जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़ है वो कितना ज़्यादा साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रही है। और पांचवा जो मैंने आपको बताया कोऑपरेशन, मतलब कि सहयोग,
के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी देश जो है वो किसी और देश से कैसे कोरिलेट करता है, कैसे उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अगर मान लो कि उस देश के साथ पार्टनरशिप हुआ तो वो एक दूसरे को कैसे तरह से नेटवर्क अलग अलग देश में फैलते हैं, उनको डाटा कैसे शेयर करते हैं। जैसे कि आपने किसी भी एप्लीकेशन का देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप का ही ले लो, एक कॉमन है वो, जो कि आपको पता है इंडिया का नहीं है, बट उसमें टर्म एंड कंडीशन आता है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने पे आपका जो डाटा है वो जो व्हाट्सएप जिस कंट्री का है उस कंट्री में चला जाता है। तो उस तरह से जो डाटा शेयर होता है तो वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है, इसको भी देखा जाता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि कहीं उस कंट्री का जो पार्टनरशिप है डाटा शेयर करने में, तो वो ऐसी कंट्री के साथ तो नहीं है ना जो बिल्कुल ही, जिसकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। जैसे कि चाइना हो गया, चाइना कितना 33 रैंक पे है, पाकिस्तान हो गया उनका 76 रैंक, तो इनकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो अच्छी नहीं है। अब हम कुछ चैलेंजेस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इंडिया के पास चैलेंजेस क्या क्या है। तो अगर हम बात करते हैं GDPR मतलब जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में, तो ये जो एक ग्रुप है वो यूरोपियन कंट्रियों का ग्रुप है जिसमें कि 27 कंट्रियाँ हैं। इन्होंने एक एक्ट बनाया इन्होंने ये वाला एक्ट बनाया GDPR, और ये जो 27 कंट्रियाँ हैं ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात करती रहती है आपस में और ख़ुद को सेफ करने के लिए देखती है, ताकि बाकी सब जो ऐसी कंट्रियाँ जो साइबर अटैक करती है उनसे कैसे बचा जा सके। और जो दूसरा है वो USA का है, जिसका कि फुल फॉर्म है क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरनेस यूज़ ऑफ डाटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CLOUD, क्लाउड। ये जो है ये US का एक्ट है, ये खुद पे जैसे इम्प्लीमेंट है। तो वैसे ही भारत चाहता है कि भारत के अंदर मतलब ऐसा एक लॉ बनाया जाए, बट एक्चुअल में भारत इस लॉ को बनाने में फेल हो चुका है और भारत ट्राई कर रहा है बनाने के लिए, ताकि ऐसा एक्ट अगर भारत में हो तो भारत भी जो है वो अपनी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बहुत हद तक और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। और अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर एफर्ट्स डाला गया था, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या भारत ने कोई एफर्ट डाला है या नहीं डाला है। तो 2018 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि 2018 में लाया गया था, बट एक्चुअल में उसको पास नहीं किया गया उस बिल को। ये जो बिल है वो BN कृष्णा की अध्यक्षता में लाया गया था, और इस बिल में ये बात किया जा रहा था कि हम लोग कैसे अपने डाटा को, अपने देश के डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने देश के अंदर। तो अगर हम बात करें कि ये बिल क्यों नहीं पास होता, एक्चुअल में ये बिल पास हो गया होता, बट इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन ऐड ये हो गया था कि अगर गवर्नमेंट भी एक आम इंसान का, जैसे कि मेरा डाटा अगर गवर्नमेंट चाहती है इस्तेमाल करना, तो उसे जो है वो मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जो ऐप आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आता है, तो आप उस पर अलाउ करते जाते हो। वैसे भी मान लो कि अगर गवर्नमेंट का कोई ऐप है, जैसे आरोग्य सेतु हो गया, वो गवर्नमेंट का अपना ऐप है, तो अगर वो आरोग्य सेतु ऐप मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ और उसमें जो टर्म एंड कंडीशन आता है उसका मतलब कि गवर्नमेंट मेरे से अलाउ मांग रहा है कि हाँ वो मैं अलाउ करूँ या ना करूँ। तो बट आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे गवर्नमेंट की ऐप आती है उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है, वो आपने इंस्टॉल करा, ओपन करा, आपका डाटा ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है गवर्नमेंट के साथ। तो इस बिल में वही लिखा गया था कि जब गवर्नमेंट को भी परमिशन लेना पड़ेगा आम इंसान से, बट गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो हमारे ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी हो गया, अब हमें ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए इस बिल को पास नहीं किया गया। जो हमारे देश में नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है CERT-IN, ये जो है साइबर सिक्योरिटी पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दूसरी बात है ये इमरजेंसी रिस्पांस करता है, अगर कोई भी ऐसा अटैक हुआ साइबर तो ये ऑटोमेटिकली इमरजेंसी रिस्पांस करता है। उसके बाद जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट करता है, अगर कोई क्राइसिस आ गया तो उसको अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं की गई है, बहुत सारे फील्ड में काम की गई है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तभी तो जाके हम लोग 47 रैंक से सीधे आए हैं 10 रैंक पे। तो बहुत ज़्यादा काम किया गया है हमारे देश में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल भी लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।